हेलो। तो आज अपन बात करेंगे रोटेशनल मोशन पार्ट 5 और अपन आज क्लियर करेंगे कैविटी प्रॉब्लम। किसकी? अरे यार, लिखना भी नहीं आता है, कैसे लिखूं? कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आज अपन, है ना। अब देखो, कैविटी प्रॉब्लम में मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि लैम्बडा होता है। लैम्बडा क्या होता है? एक अंक लंबाई का द्रव्यमान होता है, एक अंक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसे अपन क्या कहते हैं? m/l। ये लैम्बडा क्या होता है? एक अंक लंबाई का द्रव्यमान। ऐसे ही सिग्मा होता है, इसे कहते हैं अपन एक अंक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। क्या कहते हैं? एक अंक क्षेत्रफल का घनत्व, एक अंक लंबाई का घनत्व और एक अंक क्षेत्रफल का घनत्व। तो एक अंक क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, m/a, है ना। m/a। अब ए क्या होता है? एक कोई भी वस्तु का क्या होगा? क्षेत्रफल। जैसे वर्ग वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 πr3। वो गोले का आयतन होता है ना। हाँ, गोले का आयतन लेते हैं ना। जैसे कोई भी वर्ग का होता है बुझाऊ स्क्वायर, ए का स्क्वायर वर्ग का। ऐसे अपन को सबका क्या लेना है? क्षेत्रफल लेना है। बिल्कुल समझ आ चुकी है ये बात? बिल्कुल आ गई है। अब अपन को क्या करना है? तो अपन को सिग्मा समझ में आ गया ना, सिग्मा क्या होता है ना। तो अब देखो, अपन एक चक्ति ले रहे हैं। पहले ये चक्ति देखो, ये चक्ति समझ आई तुम्हें? इस चक्ति को समझो। इस चक्ति का क्षेत्रफल क्या है? ये चक्ति क्या है? रिंग है। रिंग की बनी हुई होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहली बात तो इसका क्षेत्रफल अपन को पता लग गया, πr² होगा कि नहीं होगा? इतना अपन समझ चुके हैं। अब इसका क्षेत्रफल है, तो इसका एकांक क्षेत्रफल घनत्व क्या होगा? सिग्मा। क्या होगा? सिग्मा। और सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू होगा इसका, अपन को पता है क्या? m/a। तो m/a इसका हो जाएगा πr²। सिग्मा आ गया इसका m/r²। बिल्कुल समझ आई बात? अगर इसका द्रव्यमान कोई भी हो, m माना गया है, तो m/π² हो जाएगा। अब अपन ना बात करते हैं इस चक्ति का। अपन को जड़त्व आघूर्ण इसकी इस अक्ष के सापेक्ष, लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अपन को पता है चक्ति का क्या होता है। इस चक्ति का इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है, वो होता है I बराबर mr²/2 होता है। ये भी अपन जानते हैं, सिग्मा भी अपन जान चुके हैं। तो अब अपन बात करते हैं मेन अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन के अनुसार ये है अपना क्वेश्चन की चक्ति। अब इस चक्ति के ये है सेंटर पॉइंट, और इसकी जो त्रिज्या है वो दी है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है भाई? आर। कितनी दी है भाई? आर त्रिज्या दी है। और इसका द्रव्यमान दिया है 9m। कितना दिया है भाई इसका द्रव्यमान? 9m। कोई दिक्कत है? चक्ति बरबल होती है, ये भी अपन को पता है कि अच्छे से चक्ति बरबल होती है। अब इस चक्ति में से यहाँ से एक चक्ति काट दी गई है, बिल्कुल काट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्ति की त्रिज्या दी गई है, इसकी जो त्रिज्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ r/3 दी गई है। ठीक है, बिल्कुल r/3 त्रिज्या दी गई है। तो अब देखो, इस चक्ति की त्रिज्या यहाँ से ये r/3 होगी, ये r/3 होगी, ये r/3 होगी और ये भी r/3 होगी। बिल्कुल, रेडियस तो चारों बगल से समान होती है। तो अब देखो, इस चक्ति के सेंटर से और इस बिंदु की दूरी ये कितनी होगी? टोटल दूरी r है। r में से अपन ये वाली दूरी घटा दें, r/3, r -r/3 कर देते हैं अपन, तो दूरी आती है लगभग 3, और ये हो जाएगा 3r - r। तो ये दूरी बच जाती है 2r/3। तो ये इसके सेंटर से इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी अपने को आ गई 2r/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, है ना। तो यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं इस चक्ति का। अगर ये चक्ति 9m द्रव्यमान की है, तो अपन को पता है चक्ति का द्रव्यमान क्या होता है, चक्ति का आई क्या होता है। तो अगर इस चक्ति में से ये रिंग है जो अपन ने काट के अलग की है, नहीं की होती, तो इसका I1 होता। पहले इस अक्ष के सापेक्ष इसका I1 होता। इसका द्रव्यमान कितना है? 9m। तो द्रव्यमान तो होगा 9mr²/2। ये इसका I1 होता। बिल्कुल समझने वाली बात है, यही होता। अब अपन को पता है कि एक सिग्मा क्या होता है चक्ति का। चक्ति का सिग्मा होता है, अपन को देखो इसका सिग्मा भी अपन यहाँ लिख लेते हैं, सिग्मा। अब इससे इसका सिग्मा होता है m
बटे पाई आर स्क्वायर, ये इसका सिग्मा हो गया। बिल्कुल। अब इसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा 9m, तो इसका द्रव्यमान अपन को m की जगह 9m लिखना है। ठीक है, ये इसका इस चकती का द्रव्यमान हो गया। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस चकती में से ये रिंग काट दी अपन ने, ये छोटी चकती काट दी। अब एक बात बताओ, चकती थी, चकती में से छोटी चकती काट दी तो उसका द्रव्यमान तो घटेगा, है ना। ये चकती का I1 अपन ने निकाल लिया है, तो अपन को वो इस चकती का द्रव्यमान निकालना है, इसका, इस चकती का, इस चकती के समझो, इस चकती का द्रव्यमान घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अब इस चकती के लिए अपन देखो यहाँ लेते हैं प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा तो ये हो गया अपना प्लस, है ना। और इस चकती का लेंगे अपन माइनस सिग्मा, क्यों, क्योंकि इसका ये माइनस हो रही है, ये घट रही है ना, घटी तो है ये चकती। अब इस चकती ये घटेगी, तो अब इस चकती के बारे में देख रहे हैं अपन, इस चकती को, छोटी चकती को, ये छोटी चकती अपन ने यहाँ बना ली। ठीक है, इसकी त्रिज्या अपन को पता है कितनी है, r/3, और इसका सिग्मा कितना है माइनस। क्यों माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि इस चकती को हटाया जा रहा है, इस गोले को हटाया जा रहा है, इसलिए इसका माइनस लिया है। ठीक है, अब देखो इसका सिग्मा लिखते हैं पहले तो अपन, देखो इसका कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा, कितना होगा, वही m/m, इसका m डैश होगा और इसका क्षेत्रफल भी a डैश होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या अलग है तो त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल, तो त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों अलग होंगे। तो अब देखो यहाँ इसका a डैश क्या होगा, a होता क्या है πr² और r यहाँ क्या है 3, तो ये इसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ अगर अपन लिखें माइनस सिग्मा इक्वल टू m डैश बटे पाई और आर स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे अपन, 3×9, बिल्कुल लिखेंगे, लिखेंगे ना। ठीक है, अगर यहाँ से अपन m की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या आएगी, तो m के बराबर आएगा माइनस सिग्मा इंटू, कोष्टक में अपन लिख सकते हैं πr/9, ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन को पता है सिग्मा की वैल्यू ये रही, सिग्मा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही, तो इस सिग्मा की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये m डैश निकाल रहे हैं अपन, इसका m डैश है ना, तो सिग्मा की वैल्यू पुट किया अपन ने, तो 9m/πr², ये इसकी सिग्मा की वैल्यू आ गई, और ये πr² और ये 9 हो गया, इस πr² से ये गया, 9 से 9 गया, तो m डैश की वैल्यू आ रही है -m, कितनी आ रही है, ध्यान रखने वाली बात है, -mi, बिल्कुल -mi है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m9m था, इसका द्रव्यमान आया -9m, बिल्कुल। अब छोटी चकती का द्रव्यमान आ गया, अपन को निकालना किसके सापेक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष, तो इसकी दूरी अपन को पता है। तो एक बात देखो, ये चकती है और ये इससे दूरी है इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष। अब देखो जेड एक्सिस में है, क्योंकि क्रॉस का निशान अपन को जेड एक्सिस बताता है, इसकी व्यास के व्यास वाली अक्ष के सापेक्ष तो नहीं है ना, व्यास के लंबवत नहीं है, ये जेड एक्सिस है, इसके सेंटर से लंबवत। तो इसका देखो यहाँ इस छोटी चकती का सेंटर के सापेक्ष उसका जड़त्वागुण क्या होगा, इसका ICOM, है ना। और अब देखो इस वाली अक्ष और इस वाली अक्ष, ये दो अक्षें होंगी, इसकी ये जेड एक्सिस और इसकी ये जेड एक्सिस ऊपर वाली, है ना। हवा में देखो, हवा में एज्यूम करो, तो देखो वो समांतर अक्षों के प्रमेय लगाएंगे तो अपन I2 निकालेंगे, इसका अक्ष का, इस शक्ति का इस अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन, इस शक्ति का इस अक्ष के सापेक्ष, है ना। तो इसका I2 आएगा ICOM प्लस m/d²। यहाँ पर जो d की वैल्यू इसके केंद्र से इसकी दूरी है जो 2r/3 है, ये अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बिल्कुल। देखो अब ICOM, अभी इस चकती का, एक चकती होती है, देखो यहाँ देखो, ये चकती है, ये चकती है, r त्रिज्या की है, इसके इस जेड एक्सिस के सापेक्ष अपन ने जड़त्वागुण निकालना बहुत पहले सीखा है। इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष mr²/2 होता है, और इसके व्यास से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष होता है mr²/4। ये चीजें अपन देख चुके हैं पहले ही, बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है, तो ये देखो I2, इसका ICOM कितना है m, अब इसका m क्या है, m डैश, क्या है m डैश, तो m डैश r क्या है इसकी r/3, r/3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा mr²/2, है ना, 2 ये हो गया। और इसका m क्या है, फिर m डैश लिखो, और फिर d क्या है इसकी, अब d क्या है, d है अपनी ये 2r/3 का
होल स्क्वायर। इसको अच्छे से समझो, फिर मैं अगले क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करूँगा। ठीक है, अब आई टू निकालते हैं अपन। देखो आई एम डैश की जगह अपन माइनस एम रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस एम। आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर। और देखो अब नीचे में देखो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। प्लस अब एम डैश की जगह अपन क्या रखेंगे? माइनस एम, है ना। और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं अपन यहाँ से। अगर अपन यहाँ से कॉमन लें तो सॉल्व अच्छा है। देखो माइनस एम को कॉमन ले लो, इस इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस एम कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना। तो इधर देखो क्या बचा, 1/18 प्लस 4/9 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। तो अब देखो 18 को कॉमन लो तो 18 एकम 18, 1 गुणा 1 1 आ गया, प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा, है ना। 9 दूनी 18, 2 बढ़ जा रहा है, 2 इंटू 4 करेंगे, 4 दूनी 8 बचा ये। तो ये कितना हो गया? 9/18, है ना। तो देखो अभी आई टू क्या आ रहा है? माइनस एम आर स्क्वायर 9/18, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका गया 1/2। तो आई टू की वैल्यू आ गई अपने माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2। कितनी आ गई? -1 एम आर स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल आ गई आई टू की वैल्यू। अब देखो अपने आई वन निकाल लिया, आई टू निकाल लिया। अब अपन को इसके सापेक्ष अब इसका नेट जरा तो आगे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट। तो देखो आई वन अपन ने ये निकाला था, क्या ये आई वन निकाला था ना, ये वाला, है ना। तो देखो आई टोटल होगा आई वन प्लस आई टू। ठीक है, अब आई टोटल बराबर आई वन क्या है अपना? 9m r² बाई 2 प्लस आई टू कितना है अपना? -m r²बाई 2, है ना। तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 9m r²। अब ये माइनस आएगा यहाँ क्योंकि ये माइनस में है, और m r², तो ये आई टोटल आ जाएगा अपना 8m r²बाई 2। अब देखो यहाँ अपन से ये भी पूछ सकता है कि आई टोटल बटे आई वन निकालो, आई टोटल बटे आई टू निकालो, या अपन से पूछ सकता है आई वन बटे आई टू निकालो। ये सारे अनुपात पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई टू पता है अपन को, आई वन पता है, और अपन को आई टोटल पता है, अनुपात नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अपन करते हैं आई टोटल अनुपात आई टू, ये दोनों नीचे है ना, ऊपर वाले को छोड़ो। तो देखो ये करते हैं अपन दोनों। तो देखो आई टोटल क्या है? आई टोटल बटे आई टी, आई टू कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखो ऊपर वाला है 8m r²बाई 2। अब देखो अब ये देखो 4 में है ना, तो गुणा करो, उल्टा दो, ये नीचे वाला है ना आई टी, तो उल्टा दो, ये 2 ऊपर गया, और -m r², है ना। तो 2 से ये गया, m r² से m r गया, तो ये अनुपात आ जाएगा 8/1। कितना? 8/1। अब देखो अनुपात में माइनस को काउंट नहीं किया जाता है, अनुपात में आएगा 8/1। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन समझ आया। ग्रेविटी वाले कैसे क्वेश्चन है अपन को एक और एग्जांपल देखते हैं। चारों क्वेश्चनों को मैं खुद कराऊंगा, फिर तुम्हें पूरी ग्रेविटी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 3r त्रिज्या के गोले से r त्रिज्या का गोला निकाला गया है, और बचे गोले का केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालो। ठीक है, निकाल देंगे अपन, क्या दिक्कत है भाई। तो देखो ये एक गोला था भाई पहले, इसमें से ये बोल रहा है इसकी जो त्रिज्या थी वो 3r थी, बिल्कुल थी। अब ये बोल रहा है कि इस अक्ष के सापेक्ष, है ना, और इसका ये एक गोला निकाल दिया गया है भाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो है r। क्या है भाई? r। अब देखो, और ये जो, अब देखो ये r त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बची कितनी? देखो ये r हो गई, इसकी r रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बची? 2r, क्योंकि 3r में से r गया तो 2r ही तो बचेगी भाई। बिल्कुल, इतना अपन को समझ आ चुका है। अब देखो गोला होता है, गोला गोला होता है ना, उसका आयतन लिया जाता है, क्योंकि गोला 3D हो जाता है। कितना? 3D। क्या हो जाता है? 3D हो जाता है, बिल्कुल। ये अपने समझने की बात
है। अब गोले का आयतन होता है तो आयतन लेंगे तो रो लेंगे अपन, रो बराबर क्या होता है एम बाई वी। वी क्या होता है गोले का आयतन, आयतन कितना होगा एम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल समझने वाली बात है। समझने वाली बात है ना, बिल्कुल। अब समझने वाली बात है तो समझते हैं, चलो। ये तो इसका, अब देखो इसका तो अपन को प्लस रो लेना है और इसका माइनस रो। माइनस रो क्यों, क्योंकि इसे हटा रहे हैं अपन। तो देखो अगर गोला साधा गोला होता और इसका द्रव्यमान एम है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3r, 3r त्रिज्या का साधा गोला होता तो उसके केंद्र से सापेक्ष हो चाहे व्यास के सापेक्ष हो एक ही होता है क्या। अब गोला दिया है तो सॉलिड ही लेना है अपन को, तो उसका क्या हो जाएगा I1 कितना हो जाएगा 2/5 m और r कितना है 3r का स्क्वायर। तो I1 हो जाएगा अपना 2/5 m r स्क्वायर इंटू में 9, ये इसका हो जाएगा 3×3=9, ये 9 अलग मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ठीक है, अब अपन छोटे गोले की बात करते हैं। तो अपन को छोटे गोले का सिग्मा लेना है, तो वो सिग्मा के क्यों रो, तो माइनस रो इक्वल टू उसका एम डैश बाई उसका आयतन वी डैश। ठीक है, एम डैश निकालना है अपन को आयतन, एक छोटे गोले हैं जिसकी त्रिज्या आर है तो उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यों। अब देखो अपन ने इनका रो सेम क्यों लिया है, क्योंकि एक ही तो पदार्थ का है, इसी में से तो काटा है तो इनका आयतन तो फिक्स होगा ना। हाँ, है ना। तो अब एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेशन में सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करनी है, नोटबुक में कैसे लिख रही है क्या लिख रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, समझो यहाँ, क्योंकि सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इस कैलकुलेशन सॉल्व करने का, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो एम डेस आ गया अपना। अब रो की जगह पे अपन को ये वाला रो रखना है ना, ये वाला रो पुट करो तो एम डैश इज इक्वल टू माइनस एम और इसका है 4/3 पाई आर 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 क्यू। और इसका देखो अब यहाँ आर ये बड़े गोले का पूरे का ले रहे हैं तो इसकी आर है जो यहाँ पर 3r होगा, 3r का क्यूब होगा, तो 3r का क्यूब का कितना हो जाएगा 27। अरे 3r है ना इसकी त्रिज्या 3r है ना, है ना। तो इसका प्लस रो कितना होगा प्लस सिग्मा होगा एम बाई इसका आयतन किसका 3r बड़े त्रिज्या का, तो 4/3 पाई और आर क्यूब और इंटू में 27 क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है इसलिए। ठीक है, अब और इसका की क्या है ये 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई में, तो इससे तो ये गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। तो एम डैश की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -m/27। ये तो आ गया अपना m, कितना आ गया अपना m, बिल्कुल समझ आ गया अपने को। आयतन के सापेक्ष m निकाल लिया। अब देखो अपन ने I1 तो पहले ही निकाल चुके हैं, बिल्कुल I1 अपन पहले ही निकाल चुके हैं। अब समझो ये एक छोटा गोला है, इसकी त्रिज्या है r और इसके केंद्र से ये अक्ष गुजर रही है और इससे इसके इस अक्ष के सापेक्ष जो इसकी ये अक्ष है इसकी दूरी कितनी है, पहली बात तो 2r है, इसके सापेक्ष निकालना है। तो देखो वही लगाएंगे, ये अक्ष हो गई, ये अक्ष हो गई, दो अक्ष हो गई ना, दो अक्ष दोनों क्या है समांतर है, दोनों समांतर है तो समांतर अक्षों के में लगा दो I2 इक्वल टू ICOM प्लस m डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी है 2r, तो देखो I2 निकालते हैं अपन ICOM, तो इसका हो जाएगा देखो ICOM इसका इस गोले का खुद का कितना हो जाएगा m 2/5 m डैश और r स्क्वायर। अब m डैश की वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 2/5 m डैश की वैल्यू है माइनस, तो देखो -m/27 और r। अब देखो क्योंकि यहाँ पर इसकी त्रिज्या खुद की r है तो r स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस m की वैल्यू क्या है -m/27 कितनी है -m/27 और d की वैल्यू क्या है 2r, तो 2 दूनी का तो हो जाएगा 4 और r स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऐसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, अब I2 की वैल्यू देखो, सबसे पहले कॉमन लो, कॉमन क्या रहा है -m/27 दोनों तरफ है कॉमन ले लो, r स्क्वायर दोनों तरफ है कॉमन ले लो, तो -m/27 और r स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2/5
बचा भाई? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन को सही कर रहे हैं, अपन बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जा रही है अपनी गाड़ी। तो देखो इधर एक रखो, इधर 5, तो 5 एकम 5, 5 दून 5 एकम 5 बचा 2, प्लस 1 5 बार गया 5 बचे 5, तो 5 चौका 20। अब देखो सर ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन सही है, वो यहाँ 10 और 14 कर रखा है ना, वो गलत है भाई, गलत है वो, है ना? ये कैलकुलेशन सही है, इसको ध्यान दो। I2 और ये कितना चल रहा है इधर, M/27 r² कॉमन बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा 22/5, तो -M/27 r² मल्टीप्लाई में 22/5, कितना 22/5। तो I2 की वैल्यू आ रही है अपनी टोटल कितनी आ रही है भाई, 22/27 इंटू 5 M/² माइनस का, ये आ रही है अपनी I2 की वैल्यू। ठीक है, ये अपनी I2 की वैल्यू आ गई। अपन को आई टोटल निकालना है, तो I1 प्लस I2 करना होगा। I1 कितना है अपना भाई, I1 अपना है 2/5 M/² इंटू 9 में, तो कितना है 2/5 M/² इंटू 9, है ना? और माइनस है अपना 22/27 इंटू 5 M/²। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है आई टोटल के लिए, देखो अपना यहाँ से कॉमन लो तो M/² कॉमन आ रहा है, नीचे बटे में 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा M/² बटे 5, और अंदर 2 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, है ना? माइनस में 22/27 बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से अपन 27 कॉमन ले लेंगे, तो 18 इंटू 27 माइनस ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा M/²/5। तो आई टोटल की वैल्यू आएगी अपनी M/² बटे 27 इंटू 5 और 18 इंटू 27 माइनस 22 करने पर ये अपनी आई टोटल की वैल्यू आएगी। ठीक है, सर ने किया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं से भी तुम कैलकुलेशन करके देख लेना, तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो सर ने अब कैसे कर दिया कि जाने, मैंने गलत लिख दिया मुझे नहीं पता, पर ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, दिमाग की बात ये है। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन अगर सर की तरह करेंगे ना, पूरे को करेंगे तो दिक्कत आएगी। कॉमन लो, हर बार कॉमन लो, हर बार कॉमन लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो अगला बोल रहे हैं कि 8 त्रिज्या के गोले को चित्र में दर्शाए अनुसार 2r त्रिज्या के एक बड़े ठोस गोले से काटा जाता है। मतलब बड़ा ठोस गोला है भाई अपना 2r त्रिज्या का, है ना? इसकी जो रेडियस है 2r, और इसमें से अपन ने एक r त्रिज्या का ये गोला काट दिया भाई। कितने का? इसका ये सेंटर है, ये इसके r रेडियस है, और ये रेडियस 2r है, और ये दूरी कितनी बची फिर इन दोनों की? ये दूरी तो मैंने अपनी इन सेंटर, दोनों सेंटरों से दूरी ये r बची अपनी, बिल्कुल r बची। तो भाई इसका तो प्लस रो ले लो, इसका माइनस रो ले लो, सॉल्व कर देंगे। क्या है इसमें? तो इसने पूछा है, नीट 2025 का ही क्वेश्चन है ये, कि एक बड़े ठोस गोले से काटा जाता है और y अक्ष के सापेक्ष छोटे गोले के जड़त्व आघूर्ण का, छोटे गोले का जड़त्व आघूर्ण का गोले के शेष भाग के जड़त्व आघूर्ण के साथ अनुपात निकालो। मतलब I2 का अनुपात I टोटल के साथ पूछा है ना? बिल्कुल पूछा है, तो यही तो करना है अपन को। और देखो ये इसकी एक्स, ये तो इसकी एक्स एक्सिस होती है, ये इसकी वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे एक्सिस बनाने में कोई दिक्कत है क्या? तो ये व्यास के सापेक्ष नहीं होगी क्या? और अपन को पता है कि व्यास और केंद्र के सापेक्ष चेंज सिर्फ चपटी और रिंग का होता है
है ना। रिंग का होता है, क्योंकि देखो रिंग होती है, रिंग का केंद्र के सापेक्ष होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन रिंग का उसी रिंग का व्यास के सापेक्ष होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये अपन चेक कर चुके हैं पहले। ऐसे ही चकती होती है, चकती भर बल होती है, उसका केंद्र के सापेक्ष होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन उसका व्यास के सापेक्ष होता है उसी का एम आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन ऐसा गोले में नहीं है। गोले में तो कहीं इस सेंटर से इस अक्ष से गुजरने वाली का तो सीधी सी बात है एक ही होगा। ठोस है तो 2/5, नहीं वो सॉलिड, वो खोखला है तो 2/3 आर एम आर स्क्वायर, और सॉलिड है तो 2/5 एम आर स्क्वायर। अब इसका इसका तो ऐसे निकाल लो, है ना। इसका ऐसे निकाल सकते हैं ना, क्या आर दूरी पर है तो वही 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कर दो, आ जाएगा कितना हो गया 5 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 एम आर स्क्वायर। तो इसका तो इसके सापेक्ष व्यास इसके सापेक्ष आ जाएगा 7 एम आर स्क्वायर बाई 2। ये तो अपन इतना तो अपन पहले ही कर चुके हैं भाई, इतना तो अपन को पता है। तो इसकी तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष पूछ लो चाहे वाई एक्सिस के सापेक्ष पूछ लो, बात एक ही है। अब अपन को तो मेन काम तो कैविटी का द्रव्यमान निकालना ही है, मेन काम तो देखो गोले के लिए रो होता है, अपन को पता है इसकी रेडियस कितनी थी 2r, तो इसका रो हो जाएगा m बटे इसका आयतन। m क्या है इसका, m कितना दिया भाई, m दिया है m, और इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r कितनी है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो रो आ जाएगा यहाँ पर m बाई 2 दूनी 4 इंटू 4/3 पाई r स्क्वायर। वो क्यूब, भाई क्यूब लेते हैं ना आयतन में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 होगा, और आर का क्यूब आएगा। मैं ये भूल जाता हूँ, यहाँ गलती मत कर देना स्क्वायर लेने में। 4/3 पाई आर स्क्वायर कर दो, कहीं पाई आर क्यों करना है क्यूब। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट है एकदम। तो ये वाला यहाँ अपन को कैविटी का, अब इसका प्लस सिग्मा ले लिया। अब इसका देखो गोले का, पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी 2r, तो इसका अपन नहीं लिख सकते कि i1 तो लिख सकते हैं 2/5 m की जगह, और r कितना है 2r का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 5/2 और 2/5 यार उल्टा कर रहा हूँ, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 दूने 8/5 एम आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा इसका i1 तो अपने निकाल चुके हैं। मेन तो ये है ना, अब माइनस रो लो पहले, फिर इसका एम डैश लिखो, फिर इसका वी डैश लिखो। एम डैश निकालना है अपन को, वी डैश क्या होता है, वी इसका आयतन होगा छोटे गोले का, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है भाई आर, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब अपन एम डैश लिखे यहाँ से, तो माइनस रो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। रो की वैल्यू रख दो, तो रो की वैल्यू रखेंगे माइनस, रो की वैल्यू अपने पास ये रही, कितनी है m/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इससे तो ये गया, अपने पास m डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m/8। कितनी आ रही है भाई, एम डैश की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बता दो, -m/8 एम डैश की वैल्यू आ गई। अब देखो इस गोले की इसके सापेक्ष यहाँ इसकी एक्सिस है, ये दूरी r है, तो इसके लिए i2 नहीं लिख सकते अपन, वही इसका ICOM किसका, इसका गोले का, इसको और फिर एम डी स्क्वायर। देखो i2 इस गोले का जड़ता को लिखो 2/5, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, और आर की वैल्यू कितनी है ये भी आ रही है, तो एम आर स्क्वायर। तो देखो यही तो अपन ने अभी किया था, तो इसका एक करो जल्दी से कर दो इसे, 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर बाई 7 एम आर स्क्वायर बाई 5। तो देखो i2 आ गया अपना 7 एम आर स्क्वायर बाई 5। अब हम आई टोटल लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, i1 प्लस i2। अरे यार गड़बड़ कर दी गड़बड़, मैंने माइनस तो लिखा ही नहीं कहीं, वो m की वैल्यू तो रखी नहीं। चलो अपने देखो यहाँ निकाल लिया ना i2, कितना आया 7 एम आर स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पर m डैश है ये, अब m डैश की जगह यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ये क्या, i2 की वैल्यू 7 इंटू -m/8 आर स्क्वायर बटे 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, i2 की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, देखो -7 एम आर स्क्वायर बटे ये, अब देखो 8 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 40 हो जाएगा। ये हो गया i2 वैल्यू। अब यहाँ से अपन i1 आई टोटल प्लस
चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें I1 प्लस I2 की हर एक स्टेप समझ में तो आ चुका है, पर हर स्टेप याद होना चाहिए अपन को क्या करना है आगे। तो I टोटल इक्वल टू I1 कितना है अपना, I1 अपना निकल के आया था, ये रहा अपना I1, ये रहा, ये I1 यहाँ पुट कर दो 8/5 mr² और माइनस में कितना आ जाएगा 7 mr² बाई 40, कितना आ जाएगा 40। तो देखो अब कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, यहाँ mr² कॉमन आ जाएगा mr²। अब देखो अगर अपन 5 को कॉमन ले तो यहाँ बटे में तो 5 आ जाएगा है ना, इसमें से 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई 8×5 = 8। तो देखो इधर बचा 8/1 और नीचे बचेगा 7/8, ये हो जाएगा। अब 8 को कॉमन ले लो, ये mr²/5 तो है ही, ये माइनस में है, ये 8 8 8 बार आ गया तो 8 उठी 64, ये -7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना I टोटल इक्वल टू 64 में से 7 गया तो कितना बचा भाई, कितना बचा 57 mr²/58 40 हो जाएगा। कॉमन लेने से क्या है अपन को भाग बटा नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 40 कर दे तो यहाँ 40 × 8 करना पड़ता अपन को, कितना पड़ता 40 × 8 करना पड़ता है ना। वो ऐसे मतलब थोड़ा कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन लेने से क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है अपनी, है ना। और ये mr² को बार बार यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कॉमन लेने से। ये अगर इसका पूरी का निकालेंगे अपन तो बहुत लफड़ा हो जाता है ना। हाँ तो I टोटल आ गया अपना, I2 भी आ गया, तो इसने पूछा है I2 I टोटल I2 कितना है भाई अपना, I2 है अपना भाई, I2 है अपना 7 mr²/40 I2, और I टोटल कितना है, इसको उल्टा करके दो 40/57 mr², उल्टा करके दे दिया तो mr² से था, mr² गया 40 से गया तो 7/57। अब देखो तुम कहोगे माइनस का अनुपात में कोई लेना देना नहीं है, 7/57 आ रहा है भाई इसका एक आंसर, कितना आ रहा है 7/57। अगर एग्जाम्पल उस ऑप्शन में माइनस दे रखा है तो लगा दो भाई, नहीं दे रखा है तो नहीं लगाएंगे ना, क्या दिक्कत है। ये अपनी कैविटी हो गई कंप्लीट। देखो कैविटी में और कुछ भी नहीं है भाई, ये जो था वो मैंने करा दिया। कैविटी इजी टॉपिक है। चलो अब अपन और क्वेश्चन अगर मिल जाए कैविटी के तो 1-2 और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कैविटी तब तक नहीं बनेगी जब तक तुम खुद करके नहीं दोगे वो कैविटी के क्वेश्चंस को, नहीं बनेगी भाई। फिंगर की है तो इसका कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बस तुम्हें दिख गया कि आसान है। अब देखो एक त्रिभुज है, ये क्वेश्चन अगला देखो, ये त्रिभुज, ये मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, बताओ ये कितनी बार बताया, ये त्रिभुज की ये सभी लंबाई की छड़ें हैं, 3 छड़ें हैं बिल्कुल, और इस केंद्र के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण पूछा है z एक्सिस के सापेक्ष, और इसकी ये ml है, ये ml है, ये ml है। तो अपन ने एक छड़ और उससे इस l ये दूरी पर अपन ने निकालना नहीं सीखा था क्या, इसका नहीं सीखा था क्या बताओ, ICOM इसका देखो इस z एक्सिस के सापेक्ष। तो अपन को पता है कि एक छड़ का इस एक्सिस के सापेक्ष इसका होता है ml²/12 है ना, और इसके सापेक्ष निकालेंगे तो प्लस कर दो md² इसमें, क्योंकि आई में निकालेंगे ना समांतर अक्ष की परिमेय से, तो ICOM प्लस md² होता है। तो ICOM इसका कितना है ml²/12, अब md, अब ये दूरी, ये लंबवत दूरी लेनी है, ये लंबवत दूरी नहीं निकालने सिखाई मैंने तुम्हें, नहीं सिखाई क्या, मैं एक बार और सिखा देता हूँ। एक बार देखो ये त्रिभुज, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज, इसमें यहाँ से इस सेंटर से ये दूरी निकाल रहे हैं इसकी लंबवत, ठीक है। ये अब देखो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, तो ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। देखो ये लंबवत सेंटर से जा रही है तो ये दूरी पूरी l थी, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी l/2। अब देखो इस त्रिभुज को दो है ना, ये लंबवत, यार कैसा बना रहा हूँ त्रिभुज भी मैं ये त्रिभुज लो, ये 30 डिग्री का कोण आ गया अपना है ना, ये अपन को पता लग गया l/2 दूरी है। अब देखो ये लंब है,
लंब, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, और कोण के साथ वाली भुजा छोटी भुजा वो होती है आधार, और कोण के बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो अपन को देखो लंब और आधार में लगाना है, क्योंकि अपन को ये दूरी चाहिए, इस दूरी से कोई लेन देना नहीं है, ये दूरी चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है? तो एल ए एल बाई की ई करेंगे तो लंब और आधार साइन cos tan SCT नियम लगाएंगे तो लाल बटा cos tan में आता है, तो tan 30 tan 30 की बराबर होगा, इसकी दूरी अपन क्या मानिए? x मान लो इसे, x बाई ये क्या है? l बाई 2। tan 30 की वैल्यू नहीं आती है क्या? tan 30 की वैल्यू नहीं आती है? नहीं आती है, आनी चाहिए। कितनी होती है? देखो हमेशा याद रखो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। बिल्कुल, ये तीन चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और नहीं आए तो डायरेक्ट करो sin 30 बटे cos 30, ये होता है tan थीटा। देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसे ऊपर दो घुमाकर, तो 2/√3, तो इससे तो ये गया, तो 1/√3 आ गई ना, तो 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा। देखो यहाँ करो FC, यार कितना समझाना पड़ रहा है, बराबर x बटे l/2, l/2 को इधर ले जाऊं ऊपर, तो देखो ये हो जाएगा x बराबर l/2 बाई, और इसके नीचे में तो ये खुद है ही √3, तो ये होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो यार, आई बना जाएगा ml²/12 प्लस md का स्क्वायर। तो md में अब देखो इसका स्क्वायर करो तो इसका देखो l का स्क्वायर, तो l² हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो l²/12 हो जाएगा। ये l²/12 ये तो सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 2 ml²/12, तो ये बचाएगा ml²/6। होगा कि नहीं होगा? एक छड़का आ गया अपन को ml²/6, तो कैसी है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ml²/2 कराने की जरूरत नहीं थी इसे, पर मैंने करा दिया फिर भी। अब ये देखो एक कैविटी वाला प्रॉब्लम और बचा है ना, एक कैविटी। अब इसमें मैं समझाऊंगा, इसे तुम खुद ट्राई करना, थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन खुद ट्राई करना। अब इसने क्या बोला है कि एक वर्ग है, मैं समझा रहा हूँ, इसे समझो अच्छे से। ये है वर्ग, ठीक है, क्या है? वर्ग। अब इसने बोला है कि अब ये वर्ग है ना, और ये बिल्कुल भरबल वर्ग है, भरबल है ना, तो भरबल वर्ग होता है। तो अब ये बताओ, अपन ने एक पट्टिका के लिए इस वाली पट्टिका होती थी सॉलिड, इसके लिए अपन ने निकालना नहीं सीखा था क्या? अपन को पता था कि ये भुजा ए होती थी, ये भुजा बी होती थी। अपन मैं रिकैप करा रहा हूँ, तो इसके सापेक्ष इसका, तो इसके सापेक्ष ये होता था m, और ये वाली दूरी लेते थे ma²/3, और इसका इसके सापेक्ष ये वाली दूरी लेंगे b, तो mb²/3 होती थी कोने के सापेक्ष, और इसके लंबों के सापेक्ष होती थी ये वाली दूरी। लो कितनी है? ये b, तो mb²/12, और ये इसका होता था ma²/12, और इसका केंद्र से निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते थे, इस केंद्र का निकालते थे ना, केंद्र का लंबवत अक्षों के पर में से लंबवत अक्षों के, तो इनको जोड़ देते थे ma²/12 प्लस mb²/12। तो ऐसे अपन इस वर्ग का निकालें इस अक्ष के सापेक्ष, ये वर्ग था पहले है ना, इस वर्ग का मैं यहाँ निकाल रहा हूँ छोटा, बिल्कुल इधर निकल लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक 4r² का वर्ग था, 4r त्रिज्या, तो देखो इसकी 4r होगी तो ये भी 4r होगी, बिल्कुल। तो इसके सेंटर से गुजरने वाली क्या होगी? m और 4r का कितना हो जाएगा? m 4r² बाई कितना? m 4r²/12 ये हो जाता था, और इधर का क्या हो जाएगा? m 4r²/12 है ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल। और इसका इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष, इसकी लंबवत अक्ष के सापेक्ष इन दोनों को जोड़ देंगे, m 4r²/12 प्लस m 4r²/12, तो कितना हो जाएगा भाई? वर्ग का हो जाएगा 2m 4r²/12। तो देखो ये गया 6 बार है ना, तो ये देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चक्कू 16, कितना? 16/6 mr²। तो देखो
ये बचा 3, ये बचा 8, तो इसका आ रहा है 8/3 mr²। तो इसका इस अक्ष के सापेक्ष आ रहा है सेंटर के सापेक्ष वर्क का निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ से वर्क का निकाल लिया ना, अब इस वर्क का तो निकाल लिया अपन ने 8/3 mr²। बिल्कुल। अब देखो वर्क होता है तो उसका क्या लेंगे अपन, सिग्मा क्या लेंगे, सिग्मा क्या लेंगे। तो अब इस वर्क का सिग्मा लेंगे तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा m बाई कितना, और इसका द्रव्यमान कितना दिया है, m दिया है, m बाई क्या होगा, m बाई ए क्या होता है, वर्क की भुजा, वर्क का क्या होता है a², ए क्या होता है ए इसकी भुजा स्क्वायर 4 का 4r का स्क्वायर, इसकी भुजा इतनी तो है 4r, तो स्क्वायर ए क्या होगा, ए स्क्वायर नहीं होता है वर्क का क्षेत्रफल, वर्क का क्षेत्रफल ए स्क्वायर नहीं होता है क्या, तो सिग्मा इसका कितना हो जाएगा m, 4 का हो जाएगा 16r², ये इसका सिग्मा हो जाएगा। अब इतना तो मैंने सिखा दिया। अब देखो इसने क्या बोला है कि इसके और इस केंद्र के सापेक्ष मैंने निकालना भी सीख लिया, केंद्र के पास सापेक्ष निकालना भी सीख लिया। अब इसने बोला कि यहाँ 4 गोले हैं, बस इन 4 गोलों को काट दो और प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, प्रत्येक की त्रिज्या है r, मतलब प्रत्येक का व्यास 2r हो गया। इस प्रत्येक की त्रिज्या r है, तो इससे इस कौन सेंटर की दूरी, इससे इसकी सेंटर की दूरी, इससे सेंटर की दूरी और इससे इसकी सेंटर की दूरी, इन अक्ष के सापेक्ष इसका निकालना है बस। देखो एक चक्ति काट रहे हैं अपन, 4 चक्तियां काटी हैं, तो इनका सबका माइनस सिग्मा लेंगे अपन, माइनस सिग्मा। अब एक चक्ति का लेते हैं अपन माइनस सिग्मा, तो एक चक्ति का माइनस सिग्मा लेंगे तो वो क्या होगा, माइनस सिग्मा इक्वल टू एम डैश निकालेंगे इसका, और क्या होगा एम डैश बटे इसका ए क्या होता है, शक्ति का होता है πr²। तो और इसकी त्रिज्या कितनी दी है r, तो πr² निकालेंगे। तो अब इसका माइनस सिग्मा, अब देखो इस पूरी शक्ति काटी तो इसमें से है, तो इसका सिग्मा यहाँ रखेंगे, तो एम डैश की वैल्यू आएगी माइनस सिग्मा और πr²। सिग्मा क्या है माइनस इसका एम डैश, माइनस सिग्मा क्या होता है m16r², ये सिग्मा है ना माइनस यहाँ, और ये पूरा माइनस में है, और πr²। तो देखो इससे तो ये गया, लेकिन पाई बच जाएगा अभी भी, तो एम डैश आएगा इसका कितना, -m/16 पाई, ये इसका एम डैश आ गया। अब ये कितने का आया है, एक का आया है भाई, एक का ही तो आया है ना। तो अब एक का, अब देखो अब ये एक यहाँ से, ये देखो कितनी दूरी पर है, इस दूरी को देखो, ये वाली अक्ष को, ये वाली अक्ष को देखो, ये वाली अक्ष एक वर्ग की भुजा कितनी है, अगर वर्ग की भुजा ए होती है ए, तो ये होती है a√2, और ए की जगह पर हमारे पास है क्या 4r, क्या है 4r, तो 4r√2, ये खुद दूरी हो गई पूरी, लेकिन सेंटर से लेंगे तो आधी दूरी लो, यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी √2/√2 कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 2r√2। कितनी दूरी, ये r। अब देखो इस वर्ग में समझो, इस वर्ग में यहाँ पर एक गोला है और ये सेंटर है, और यहाँ पर एक और गोला, ये 4 गोले हैं, चारों आपस में मिल रहे हैं, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है r, तो ये वाली दूरी भी तो इस सेंटर से r होगी, और इस सेंटर से यहाँ की दूरी भी r होगी बिल्कुल, और अपन को ये वाली टोटल दूरी पता है क्या है 2r/2, तो इसमें से क्या घटाएंगे अपन r, तो ये दूरी बच जाएगी अपनी, ये दूरी बच जाएगी, और यही इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, तो 2r/-r करेंगे अपन, 2r-r करेंगे ना अपन, तो कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 2r ये बचेगा अपना, ये बच जाएगा अपना r√2। कैसे, 2r√2 में से एक r गया ना, तो ये बच जाएगा अपना r√2, कितना बच जाएगा भाई r√2, r√2 बच जाएगी, है ना। तो अब अपन को इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी आ गई r√2, और इसके सापेक्ष अपन ने जड़त्वागुण पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था 8/3 mr², ये अपन पहले ही निकाल चुके थे। और इससे इसका अब एक शक्ति का देखो, यहाँ से और ये शक्ति है कितनी कितनी की है r, और ये दूरी है r√2, कितनी है r√2, तो इस शक्ति का खुद का कितना होगा, इस अक्ष के सापेक्ष खुद का कितना होता है भाई, इसके अक्ष के सापेक्ष एक शक्ति का खुद का कितना होता है भाई, mr², कितना होता है mr², कितना होता है भाई mr², इस शक्ति का होगा m-r²/2। m डैश की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, m डैश की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली थी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और फिर इसमें md² भी तो जोड़ेंगे, md², ये वाला, rd की वैल्यू क्या रखेंगे r√2, ऐसे करके अपन सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा बता दिया है, पूरा, एक बार खुद ट्राई करना, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है, नहीं हो
तो मैं तो कराऊंगा ही भाई। कितना यार फट गई है तो। अब अपन पढ़ेंगे बलागुण। क्या पढ़ेंगे? अब देखो अपन ने पढ़ लिया है कि एक चक्ति होती है, इस चक्ति को यहाँ से घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमती है सर्कल में, खुद चक्ति है, वो भी तो अपने अक्ष पर घूम रही है। उसके लिए अपन ने जड़त्व गुण निकालना सीख लिया। व्यास के सापेक्ष ऐसे चक्ति को ऐसे रखा और इसके सापेक्ष ऐसे 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 घुमा दिया, है ना। अपन ने ऐसे भी घुमाया था, ऐसे इसको ऐसे भी घुमाया था, है ना, घुमा रहे थे ना, ऐसे सब तरह से घुमा लिया अपन ने। पर घुमाने वाला बल तो अपन ने देखा ही नहीं। तो बलागुण क्या होता है? बलागुण होता है, देखो, बल प्लस आघूर्ण मिलकर बनाते हैं बलागुण। बल क्या होता है? फोर्स। फोर्स अपन को पता है, किसी भी वस्तु को फोर्स क्या करता है? एक वस्तु को अपन देखिए, ये वस्तु है, फोर्स क्या करेगा? इसे यहाँ से यहाँ खिसकाएगा, यहाँ से यहाँ खिसकाएगा, यहाँ से यहाँ उठाएगा, इसे खींच देगा तो चिपका देगा, इसे खींचेंगे तो चौड़ा देगा। फोर्स क्या करेगा? स्थिति परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? स्थिति परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर आघूर्ण लग रहा है। आघूर्ण का मतलब होता है रोटेशन, घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। तो फोर्स, ऐसा फोर्स जो घूर्णन कराए, ऐसा फोर्स जो घूर्णन कराए वो बलागुण हो जाता है। जो घूर्णन कराने में काम आ रहा है ना वो फोर्स, तो वो, अब देखो, एक अपन लेते हैं, अपन ने एक्स वाई एक्सिस ले लिया, ये अपना वाई एक्सिस होता है, ये अपना एक्स एक्सिस होता है। कितना होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ एक बिंदु द्रव्यमान है, क्या है? पॉइंट मास। और दूरी क्या है इसकी? ये लंबवत अक्ष की दूरी है इसकी, ये दूरी है इससे आर। बिल्कुल। अब देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन का ध्यान रखना है अपन को। ये क्या है? घूर्णन अक्ष। इसे अपन क्या कहते हैं? ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब इस वस्तु पर अपन ने ये बल लगा दिया, कहीं क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया अपन ने। ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये इस एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रखा है। लेकिन अगर अपन इस आर आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपन वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं भाई, इस वेक्टर को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों लंब एकदम समानांतर है। तो ये थीटा है, तो थीटा के साथ इसका एफ का कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और इसी इसके साथ लंबवत अक्ष, ये दोनों, अब ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो एक्सिस है, ये एफ कॉस थीटा होता है, तो ये होता है एफ साइन थीटा। जो ये एफ साइन थीटा है ना, ये वो फोर्स है जो वस्तु को इधर ले जा रहा है, रोटेशन कराने का काम कर रहा है। रोटेशन कराने का काम कौन करा रहा है? एफ साइन थीटा। तो इसे कहते हैं अपन घुमाने वाला बल। क्या कहते हैं अपन इसे? इसे कहते हैं अपन घुमाने वाला बल अपना। तो ये घुमाने वाला होता है। तो अब बलागुण क्या होगा? तो देखो, बलागुण को अपन निरूपित करते हैं टो से। किससे? टो से। बलागुण होता है घुमाने वाला बल, यानी घुमाने वाला बल कौन सा है? अपन एफ साइन थीटा। घुमाने वाला बल एफ साइन थीटा। और घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है? घूर्णन अक्ष से दूरी आर। डॉट डॉट नहीं, क्रॉस इनटू में आर। अब देखो, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और जब दो वेक्टर साइन थीटा से जुड़े तो क्रॉस आता है, तो टू बराबर आएगा आर क्रॉस एफ क्रॉस आर। क्या आएगा? एफ क्रॉस आर। अब देखो, कॉस थीटा होता तो डॉट आता था, जैसे वर्क करते हैं अपन, वर्क होता है, वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस, एफ डॉट एस, तो मतलब डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता भाई? ये भी होता है। तो देखो, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल अदिश राशि दिखाता है, लेकिन दो सदिशों का बिंदु क्रॉस, वो दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि देता है। तो टो की क्या होगी? परिमाण भी होगा इसका, और इसकी दिशा भी होगी। अब इसकी दिशा निकालना बहुत जरूरी है। तो दिशा निकालने के लिए हमेशा दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करेंगे अपन। किसका उपयोग करेंगे? दाहिने हाथ का। तो यहाँ देखो, डायरेक्शन निकालते हैं अपन, है ना। तो देखो, दाहिने हाथ का नियम कैसे रखें अपन? अपन देखो, अपने हाथ को, इस हाथ को तीन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला नियम,
है ना। देखो अपन अगर यहाँ रखें किसको, देखो ये दूरी तो आर को दिखाएगी और ये उंगली है ना इसको दिखाएगी, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है नीचे। और नीचे को अंदर को अपन तीर के निशान का पीछे पिछवाड़ा दिखा देते तीर का निशान का। तो पिछवाड़ा क्या होता है, तीर का निशान का क्रॉस। ये ऐसे ही तो मैंने सिखाई थी डायरेक्शन निकालना क्रॉस। लेकिन अपन को इस तरीके को दूसरा तरीका भी एक आसान, मतलब उंगलियों को कहाँ तक घुमाएंगे भाई, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, ये वाला। अगर जो अभी इसको इन उंगलियों को रखेंगे अपन फोर्स के डायरेक्शन पर, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन पे। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। तो ऐसे उंगलियां रखी और इधर घूम रहा है फोर्स, तो अब अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। तो बलागुण की दिशा क्या होगी, अंदर। और जब बलागुण की दिशा बाहर की तरफ होती है तो उसे बिंदु से दिखाते हैं तीर की नोक से। किससे, तीर की नोक से। तो ये क्रॉस और इसका समझ में आ गया कैसे करनी है, बिल्कुल। तो अब ये आर क्रॉस एफ हो गया। तो इसमें क्या है, टू बराबर एफ क्या है, एफ साइन थीटा, एफ लंबवत है, एफ लंबवत डॉट आर, है ना। इसमें क्या है, एफ लंबवत आर, ये हो गया, है ना। अब अगर अगर अपन एफ साइन थीटा, अगर आर अपने यहाँ तो अपन ने एफ के घटक कर लिया, अगर अपन आर के घटक करें तो क्या होगा, देखो आर के भी घटक कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस पर है, ये अपना एक्स एक्सिस पर है, बिल्कुल समझ आई ये बात अपन को। अब यहाँ देखो ये वही बिंदु विद्यमान है और आर दूरी पर है, और ये अपना एफ है। अगर अपन एफ को छेड़े नहीं, बल को छेड़े नहीं, तो आर के घटक करते हैं, आर ये साइन थीटा, ये आर वेक्टर है, बिल्कुल अपन को पता है वेक्टर है। तो देखो आर का ये घटक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, बिल्कुल। लेकिन आर का ये भी तो घटक आएगा, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और यही तो है आर लंबवत घटक, लंबवत घटक है ना आर से, बिल्कुल। तो अब देखो इस अपन वेक्टर को उठा के इधर भी रख सकते हैं, ये अपन ने वेक्टर में सीखा है, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या आ गया, आर लंबवत, और ये है आर साइन थीटा। अब ये क्या है, घूर्णन अक्ष से जो फोर्स है द्रव्यमान की, वो लंबवत दूरी, वही तो अपन आई निकालते थे, तो एम आर, आर लंबवत स्क्वायर लेते थे, लंबवत दूरी तो है आर साइन थीटा। तो बिल्कुल अब टू लेंगे अपन, टू वेक्टर, तो यहाँ करेंगे आर लंबवत डॉट एफ, आर लंबवत क्या है यहाँ पर, आर साइन थीटा डॉट एफ, ये भी सही है फॉर्मूला, अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर का क्रॉस, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके सही है। लेकिन समझो अपन ने हमेशा पढ़ा है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी अगर दो सदिश का बिंदु गुणनफल किया जाता है तो वो बी डॉट ए होता है। लेकिन अपन ने हमेशा पढ़ा है वेक्टर में कि ए क्रॉस बी हो तो उसका ये बी क्रॉस ए नहीं होता है, उसका होता है माइनस, क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है अंतर में। तो यहाँ भी देखो, यहाँ आर लंबवत एफ की डायरेक्शन ये है, पर वहाँ एफ की डायरेक्शन ये थी, ये थी, तो डायरेक्शन में अंतर है, तभी तो अपन ने आर साइन थीटा लिखा है, यहाँ पर आर लंबवत लिखा है, यहाँ एफ लंबवत लिखा है। डायरेक्शन में तो अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है, हमेशा याद रखना। आर क्रॉस एफ हो तो इसका मतलब आर लंबवत लिया है, अगर एफ क्रॉस आर हो, एफ क्रॉस आर हो तो एफ लंबवत लिया है। ये बात याद रखने वाली बातें हैं, ये अपन को दिमाग को ताज़ा करने की तरीका होता है। अब देखो एक क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है अपना, ये है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, और इस पर एक 37 डिग्री पर ये गया और एक ये फोर्स लगा दिया, ये 20 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये 37 डिग्री है, बिल्कुल समझ आ चुका है ना, ये 37 डिग्री है। तो अपन को पता है कि इसके साथ ये वाला एंगल बनाए अपन, ये है ना। तो देखो इससे और इस एक्सिस से तो ये वाला एंगल तो अपन को पता है कि 37 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 90 में से 37 गया तो ये 53 डिग्री नहीं बचा क्या, 53 डिग्री। अब इसने इसके साथ 50, इस एक्सिस के साथ 53 बना रखा, तो ये इसका 20 कोस 53 डिग्री नहीं हुआ, हो गया। और अब इसका कॉस का इधर होगा तो साइन का यहाँ आएगा कहीं 90 के सापेक्ष, तो ये होगा इसका 20 साइन 53 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ये तो अपन ने एक्सिस बनाया है इसके समानांतर ताकि अपन इस एंगल को निकाल सकें, इसका कोई लेन देन नहीं है। अब अपन ने अभी इसका घटक किया है, बिल्कुल किया है, तो यहाँ से अपन अब करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, टू बराबर, अब देखो घुमाने वाला अक्ष कौन सा होता है, ये है, ये वाला। तो देखो घुमाने वाला क्या है, टू बराबर करेंगे अपन, ये घुमाने वाला बल एफ लंबवत इंटू आर। अब एफ लंबवत क्या है,
20 sin 53। तो देखो 20 sin 53 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 मीटर। तो इंटू 5, अब देखो sin 53, अब साइन के साथ बड़ा है तो बड़ा लो 4/5, तो और इंटू 20, तो ये कर दिया 5 चौका 20, 4 चौको 16 इंटू 5, 16 पंचो कितना हो गया 80। अब डायरेक्शन नहीं लिख सकते, देखो बल की दिशा में उंगलियों को करो, बल की दिशा इधर जा रही है, उंगलियां इधर जाएंगी, तो ये कहाँ दिखा रहा है अंगूठा ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो नोक ऊपर कर दो, बिल्कुल आ गई दिशा दाहिने हाथ के नियम से भाई, आ गई ना। और ये न्यूटन मीटर है भाई, ये 80 न्यूटन मीटर, क्योंकि देखो बलागुण का यूनिट भी तो पता ही होनी चाहिए अपन को, बलागुण की यूनिट क्या हो गई। अब देखो यहाँ अपन ने इसके घटक किए हैं, अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, अब इससे लंबवत दूरी लो, इस बल से लंबवत दूरी क्या होगी, ये दूरी, तो ये देखो ये दूरी कौन सी होती है, ये आर कॉस थीटा वाली दूरी होती है लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी है यहाँ पर आर कॉस थीटा, है ना। तो ये आर कॉस थीटा यानी 5 इंटू कॉस 37 में छोटा है 37, तो बड़ा लो 4/5, तो ये आ जाएगी 4, ये दूरी 4 आ जाएगी, 4 इंटू 20 कर दो, क्या कर दो 4 इंटू 20, तो ये 4 इंटू 20 करेंगे तब भी 80 आ रही है, तो ये अदर मैटर है, नीचे लिख रहा है ना दूसरा वाला, वो ये सेम है, अपन को कहीं से भी करना है, आर लंबवत ले लो या एफ लंबवत ले लो, एक ही बात है, लंबवत एक होना चाहिए टॉर्क में, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना है अपन को कि एफ बल और आर दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। यहाँ देखो लंबवत निकाला अपन ने, यहाँ देखो ये लंबवत हो गया, लंबवत निकालना है अपन को, ये वाली बातें याद रखनी है अपन को, बिल्कुल समझने वाली बातें होती हैं ये। देखो अभी इसने क्या किया है कि यहाँ पर एक दिल बना रखा है, ये मेरा दिल है, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और इसने बोला है कि इस एक्सिस के सापेक्ष निकालो, है ना। और इसने यहाँ पर बोल दिया है कि भाई ये एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और एक फोर्स इधर इधर लगा दिया इसने 40 न्यूटन। अब मैं करूँगा नहीं, मैं समझाऊंगा, क्यों करूँ भाई मैं, तुम्हें करना है भाई, क्या करना है तुम्हें खुद को करना है। तो इसने ये दूरी दी है भाई 2 मीटर, और ये दूरी दी है इसने 3 मीटर, है ना, ठीक है बिल्कुल। अब देखो ये एंगल 90 पर है, इसने खुद ने बोला है ना, और ये एंगल 90 पर है, तो देखो अभी देखो यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दिखे तो बल की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो इस वाले बल की डायरेक्शन तो अंदर आ रही है, और इस वाले बल की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, देखो इधर, तो ऊपर आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो देखो पहले 2 1 लिखो, इसका 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 कितना होगा 20 इंटू लंबवत दूरी कितनी है 3, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, और डायरेक्शन कहाँ है इसकी क्रॉस, इसका लिखो 40 इंटू 2 80 2 और डायरेक्शन कहाँ है इसकी डॉट, तो 2 1 बराबर क्या होगा 2 1 प्लस 2 2, अब डायरेक्शन अलग अलग है तो नेगेटिव माइनस होगा, तो 2 1 बराबर, देखो कौन सा जाता है, ये वाला जाता है, तो इसकी की डायरेक्शन में अपना लास्ट आंसर आएगा, किसके डायरेक्शन में, इसकी में, तो 2 2 माइनस 2 1 होगा, क्योंकि ये जाता है। तो एक बात बताओ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं इधर, और एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, मैं इधर लगा रहा हूँ, एक आदमी तो ये घुमाने का काम करेगा, मान लो इसका फोर्स 20 है, इसका फोर्स 10 है, तो इधर ही जाएगा ना ये भाई, इधर थोड़ी ना चल जाएगा, हाँ। तो 2 1 कितना आ रहा है अपना 80 माइनस 60, और कितना बचा 20, और डायरेक्शन किसकी आएगी, इसकी बड़े वाले की डायरेक्शन लिख दो, ऐसे अगला करना है ना। तो ये सब अपन कर लेंगे भाई, ये सब तो तुम कर लोगे नहीं, ये क्वेश्चन से कि घटेगा कि बढ़ेगा कि नियत होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक वस्तु है, अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु थीटा कोण पर यू चाल से प्रक्षेपित की जाती है, मतलब एक वस्तु को अपन ने यू चाल पे प्रक्षेपित कर दिया भाई, थीटा कोण पर कर दिया, ये यहाँ जाके गिर गई है, इसका प्रक्षेप पथ है, कोई दिक्कत, ये यू चाल से अपन ने फेंकी, तो ये बोल रहा है कि परवलय पथ पर प्रक्षेप बिंदु एम जी का बलागुण होगा,
क्या होगा, बलागुण। अब इसने बोला है कि ये बलागुण मतलब ये परवलय पथ है, ये वस्तु का निर्माण है, ये वस्तु यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई। अपन को पता है इसका mg का जो बलागुण है वो किधर आएगा। तो देखो ये क्या है इसका, देखो समझो, ये यहाँ इसका सेंटर बिंदु है, यहाँ से ये वस्तु अपन ने फेंकी, तो यहाँ से फेंकी फेंकी ऐसे जाएगी, अगर ये धरती ना होती तो यहाँ से फेंकी तो ऐसे जाके उल्टी आ जाती। तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसकी अब देखो लंबवत दूरी, मेन लंबवत दूरी यहाँ होगी। अब इसके ये सेंटर होगा इसका, ये ऐसे घूमेगी, बिल्कुल अपन को पता है। इसका देखो mg कहाँ लगता है, हमेशा हमेशा इसका mg, देखो mg हमेशा नीचे ही लगेगा। mg के घटक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन mg तो हमेशा नीचे लगता था। अपन नत्तल लेते थे, उस पर एम द्रव्यमान का ब्लॉक रखते थे, तो अपन mg तो नीचे लगाते थे, लेकिन इसके साथ इसका mg sin थीटा इधर लेते थे और इसका mg cos थीटा इधर लेते थे। mg तो हमेशा नीचे लगता था, याद है ना अपन को, बिल्कुल। तो इसका mg तो नीचे लगेगा। अब mg फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन लेकिन भैया अब आर लंबवत दूरी, अब ये देखो फोर्स की डायरेक्शन है, अब अपन वेक्टर को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये mg वेक्टर नीचे जाना है पूरा, mg वेक्टर फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, ये mg वेक्टर एफ ग्रेविटेशन लग रहा है, mg लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल। अब देखो पहले बिंदु यहाँ था, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे लंबवत दूरी ये थी r1, फिर यहाँ आया तो r2 हो गई, ऐसे ये r3 हो गई, r4 हो गई। अब देखो अपन को टू बराबर पता है कि f क्रॉस r लंबवत होता है, r लंबवत। अब r लंबवत बढ़ती जा रही है तो टू नहीं बढ़ेगा, हर एक बिंदु पर r लंबवत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। जब r लंबवत बढ़ रहा है तो mg फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन r लंबवत बढ़ रहा है तो टू बढ़ेगा हर बिंदु पर। तो जैसे जैसे वस्तु आगे जाती जाएगी, ये प्रक्षेप पथ पर जैसे जैसे आगे जाएगी, इसका जो जो वो क्या है, बलागुण, टू को अपन बलागुण नहीं तो कहते हैं, टू वेक्टर हमेशा बढ़ता जाएगा। समझ आया, बिल्कुल। अब देखो ये एक सरफेस एरिया है, अपनी सतह है, यहाँ से इस एच हाइट से मैंने एक एम द्रव्यमान का वस्तु नीचे गिराया तो इसका फोर्स नीचे लगेगा mg हर पॉइंट पर, यानी mg की डायरेक्शन ये हो गई नीचे। अब यहाँ से ए वस्तु को ए के सापेक्ष, अब ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु के सापेक्ष वस्तु की गति के दौरान mg बलागुण समय के साथ। अब देखो इस वस्तु का डायरेक्शन यहाँ लग रहा है ना, ठीक है। अब देखो इस वस्तु का फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स कितना भी लंबा कर सकते हैं, फोर्स यहाँ लग रहा है लेकिन कर तो अपन वेक्टर को कितना भी बढ़ा सकते हैं ना आगे। अब अगर इसकी लंबवत दूरी क्या है, ये आर लंबवत, ये हमेशा फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है कि नहीं है। फोर्स की वस्तु यहाँ हो तब भी आर लंबवत यही हो गई, यहाँ हो तब भी, यहाँ हो तब भी आर लंबवत फिक्स है, तो क्या होगी, तो इसका जब देखो फोर्स बराबर mg क्या है, कांस्टेंट, और आर लंबवत भी क्या है, कांस्टेंट, तो टू क्या होगा इसका, कांस्टेंट, बिल्कुल। दोनों बल नियत रहेंगे, बिल्कुल नियत है। अब देखो ये अपनी एक रॉड है ना, ये एक रॉड है, इस पर अपने इधर फोर्स लगाया और दोनों का फोर्स का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा अपना, 0। और टू नेट, अब देखो कहीं भी लंबवत दूरी है ही नहीं, लंबवत बल भी नहीं है, तो टू नेट तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसी वस्तु को ऐसे कर दिया जाए, मतलब पेन को ऐसे खड़ा कर दिया है, अब इस पर एक बल इधर लगाया और एक बल इधर लगाया, अब भी देखो एफ नेट तो 0 है, लेकिन इस एक्सिस से ये r/2 दूरी और ये r/2 दूरी, तो ये हो गई, लेकिन इसका देखो इस एक्सिस के सापेक्ष ये वाला बल का लिए तो इधर आएगा, है ना, इस वाले के लिए टू वन की डायरेक्शन किधर आएगी, टू वन की डायरेक्शन इधर आएगी, इधर मतलब अंदर। और इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए भी क्या आएगी, इस वाले के लिए भी अंदर आएगी, टू नेट की डायरेक्शन। और देखो टू नेट की डायरेक्शन दोनों के लिए अंदर आ रही है, दोनों के लिए अंदर आ रही है, कहीं करके देख लो भले, देखो इसको ऐसे घुमाया अपन ने, है ना, तो देखो अभी इसमें एफ की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, एफ की डायरेक्शन तो अंदर जाएगा ना, अंदर, बिल्कुल अंदर जा रहा है, तो दोनों की तरफ एफ की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर, एक्सिस ऑफ क्या है, अंदर, तो अंदर है। अरे यार अंदर के लिए ये थोड़ी लिखते हैं, अंदर के लिए तो क्रॉस लगाते हैं ना,
टू नेट की डायरेक्शन अंदर है तो देखो, अब लेकिन देखो इधर F1, अब देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r/2 दूरी पर, तो देखो τ1 ये ऊपर कर लो, τ1 F लंबवत में और r लंबवत कितनी है r/2 इंटू r/2 ये, और इसकी डायरेक्शन क्रॉस में है, टू की डायरेक्शन किधर है F इंटू r/2, ये r लंबवत r/2 है ना, और इसकी डायरेक्शन भी अंदर ही है, अंदर ही है, तो टू नेट कितना आ जाएगा τ1 प्लस τ2, तो F r/2 प्लस F r/2, ये तो आ जाएगा कितना 2F r/2, तो ये तो FR आ गया, कितना आ गया FR, तो मतलब टू नेट जीरो नहीं है यहाँ पर, मतलब इस कंडीशन में टू नेट इधर एप्पल लगाया इधर एप्पल लगाया, टू नेट जीरो नहीं है, तभी तो अपन इस वस्तु पर इधर मैं इधर लगाऊं तुम इधर लगाओ तो ये वस्तु ऐसे घूम जाएगी, घूमेगी क्यों, टू नेट ही तो घुमा रहा है, भलागू नहीं तो घुमाएगा इसे, लेकिन अब इसको मैं इधर देखो दोनों हाथों से खींचता हूँ तो नहीं घूम रही, लेकिन यहाँ दोनों हाथों से घूम गई, क्यों, क्योंकि भाई साहब इधर दोनों इसमें टू की डायरेक्शन एक ही हो जाती है, एक ही हो जाती है। तो क्या समझ आया इस बात से अपन को, कि इस बात से अपन को ये समझ आया कि टू नेट बड़ा है, टू नेट हमेशा जीरो, मतलब हमेशा एफ नेट है जो जीरो होने पर टू नेट हमेशा कभी भी जीरो नहीं होता, ये कंडीशन गलत है, टू नेट जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये बल्कि डायरेक्शन और लंबवत दूरी पर निर्भर करेगा, है ना, बल्कि डायरेक्शन और उसकी दूरी पर निर्भर करेगा, मतलब एफ नेट जीरो है तो टू नेट जीरो होने की कोई कंडीशन नहीं है, इस बात से अपन को ये समझ आ चुका है, मतलब एफ नेट जीरो है तो टू नेट जीरो होने की कोई कंडीशन नहीं है ना, और टू नेट जीरो है तो एफ नेट जीरो होने की कंडीशन है, क्या है एफ नेट जीरो होने की कंडीशन है, ठीक है, तो ये समझ आ चुका है। अब देखो अपन को अब नेक्स्ट पढ़नी है अपन को घूर्णन साम्य अवस्था। घूर्णी साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने एक वस्तु ली, ये अब इस वस्तु को यहाँ रखा अपन ने, अगर इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो इस तरह से ये उल्टी आ जाएगी, इधर से ये उल्टी आ जाएगी, तो ये होती है अपने नॉर्मल साम्य अवस्था, है ना, लेकिन इस कंडीशन में देखो इस वस्तु को नेक्स्ट से विस्थापित करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, इधर गिरेंगे तो नीचे, तो ये अस्थायी है, ये स्थायी साम्य अवस्था है, तो ऐसे ही घूर्णी साम्य अवस्था भी होती है, और उसमें क्या होता है अपन को चेक करना होता है टू नेट इजिकल टू जीरो, अगर टू नेट इजिकल टू जीरो है तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, क्या रहेगी स्थिर अवस्था में, कैसे रहेगी स्थिर अवस्था में, लेकिन टू नेट जीरो नहीं है तो वस्तु अस्थिर हो जाएगी, वस्तु घूर्णन करेगी, यह है घूर्णन साम्यावस्था का मतलब, बिल्कुल समझ आई या नहीं आई, तो अब अपन है ना ये घूर्णी साम्यावस्था नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अब देखो ऐसे, ये मान लो ये एक रोड रखी है और इसको मैंने यहाँ रख दिया भाई, ये क्या है, ये एक वो है, और इस पर मैंने एक अहम द्रव्यमान का बॉक्स रख दिया, और ये दूरी दे दी अपन को L/2, और ये दूरी दे दी यहाँ पर एक 2m द्रव्यमान का बॉक्स रख दिया, ये दे दी L/3। अब अपन को चेक करना है कि क्या ये वस्तु घूर्णन करेगी कि नहीं करेगी, मतलब ये इधर नीचे जाएगी, इस एक्सिस के सापेक्ष इसका घूर्णन कैसे होगा ऐसे सर्कल में, क्या अब ये इसमें इस साम्यावस्था में है, तो टू नेट अपन को जीरो लगाकर चेक करना है, अगर टू नेट बराबर जीरो करने पर कंडीशन दोनों बल बराबर आ रहे हैं, मतलब इसका mg बल नीचे जा रहा है 2mg और इसका इधर mg लग रहा है, अगर दोनों बल ये बल बराबर आ रहे हैं इस लंबाई दूरी के टू नेट, इसका टू1 और इसका टू1 बराबर आ रहा है तो टू नेट जीरो हो जाएगा, मतलब ये स्थिर रहेगी, और फिर अगर नहीं आ रहा है तो ये स्थिर नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, इतना अपन को अब समझ आ चुका है, तो अपन बहुत आगे पहुंच चुके हैं भाई, रोटेशन में अपन बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत क्या ठीक ठाक, मतलब अब अपना आधा रोटेशन हो चुका है, घूर्णन साम्यावस्था हो जाएगी ना अपनी, मतलब बला गुण खत्म हो जाएगा तो अपना आधे से ज़्यादा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना सिर्फ एक बचेगा कोणीय संवेग, और फिर कोणीय संवेग हो जाएगा ना, फिर अपना एक ही टॉपिक बचेगा सिर्फ लोटनी गति, और लोटनी गति अपन को अच्छे से करनी है, और फिर तो सिर्फ अपने पास क्वेश्चंस है, जो कि अपन को करने हैं भाई, करने हैं यार।